ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़। अभी ये टॉपिक है आपका बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, अभी ये थर्ड चैप्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में है, उसके बारे में बिजनेस के नोट्स में आपको दे रहा हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब 1991 में उस समय की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को चेंज करने के लिए इकोनॉमी में बहुत कुछ रिफॉर्म किया था। हाँ, तो उसके बारे में ये सब उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, पहला, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। वो चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। अभी उस समय बहुत स्लो चल रही थी, मगर वो चाहते थे कि बहुत तेज़ी से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े, है ना, और देश की नेशनल इनकम बढ़े। इसलिए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की, रिफॉर्म किया। रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर जॉब की नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए जॉब बने, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म हो और लोगों को रोज़गार मिले और लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये उनका एक और ऑब्जेक्टिव था। इम्प्रूव इफ़िशेंसी, मतलब उन्होंने जो सरकार का अनऑथराइज मतलब अननेसेसरी जो कंट्रोल था बिज़नेस के ऊपर, सरकार ने पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे बिज़नेस करने पर, उसको सरकार ने हटाया ताकि जो प्राइवेट बिजनेस है वो फ्रीली अपना काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। एंकरेज प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन को एंकरेज किया कि वो इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर सके, ठीक है, ये उन्हें अलाउ किया। इंक्रीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने उनको फॉरेन कंट्री के साथ कंपटीशन के लायक बनाया, ताकि फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आसानी से आ सकती थी, इंडियन कंपनी फॉरेन में जा सकती थी। तो उन्होंने मार्केट को कॉम्पिटिटिव बढ़ाया, कंपटीशन बढ़ाया, compete करने में स्ट्रॉन्ग किया, मतलब इंडियन इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके इंटरनेशनल कंपनी के साथ compete कर सके। ठीक है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने फॉरेन कंपनीज़ को उनके पैसे को इंडिया के डेवलपमेंट में आने के लिए निमंत्रण दिया, बोले कि आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए अलग अलग बिजनेस के अंदर। और हमारी अपनी इकोनॉमी को क्या किया, उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया। उनकी जो, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कंपनी ने अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी लाई, मैनेजमेंट लाया, प्रोडक्शन लाया, जिससे अपने देश की इकोनॉमी क्या हुई, मॉडर्न हुई। ये सारे ऑब्जेक्टिव की वजह से ही न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था। समझ में आया आपको अच्छे से? ये वीडियो को एक दो बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट मैंने क्या समझाया। ठीक है। अब क्या है, न्यू ट्रेड पॉलिसी। उस समय उन्होंने नई ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की। ठीक है, उसमें क्या था, न्यू ट्रेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस फॉर्मेट फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेट इंडिया विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। उन्होंने न्यू ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की, क्योंकि ताकि इंडियन कंपनियां इंडिया फॉरेन के अंदर जाके अपना बिजनेस कर सके और फॉरेन कंपनियां भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके मेन फीचर्स क्या थे, पहला था लिबराइजेशन ऑफ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट। उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे जो पहले जो भी रुकावट थी, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, उसको हटा दिए ताकि आसानी से वो, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो सके। रिड्यूस ऑफ टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या होता है ये समझ लो। टैरिफ मतलब जैसे कि अमेरिका ने अपने के ऊपर टैरिफ लगा कर रखा, मतलब इंडियन सामान जो अमेरिका में बेचा जाएगा, तो अगर अमेरिका उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाता है, मतलब अगर वो चीज़ 100 रुपये की बिक्री है और अमेरिका ने उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, तो वो 100 की चीज़ वहाँ पे कितने में बिकेगी, 200 में। समझ में आ रहा है? तो जितने परसेंट टैरिफ लगाया जाता है उतने परसेंट से कीमत बढ़ जाती है। जैसे अगर अपने सामान पर उन्होंने 15% टैक्स लगाया, तो जो सामान 100 रुपये का था वो अमेरिका में जाके 115 में बिकेगा। समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं टैरिफ। तो उन्होंने क्या किया, तो पहले भारत ने भी काफ़ी टैरिफ लगा के रखा था कि भाई आपको हमारे देश में माल बेचना है तो आपको इतना टैरिफ का पैसा देना पड़ेगा। तो वो सरकार ने क्या किया, उसको कम किया, है ना। इम्पोर्ट ड्यूटी वाज लोवेस्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी को उन्होंने बहुत कम किया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को काफ़ी ईजी बना दिया। रिमूव ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब कई ऐसे बिजनेस थे जिसमें पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए पहले सरकार की परमिशन लेना कंपलसरी था, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लाइसेंस को रिमूव कर दिया, मतलब कि आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, आसानी से आप बिजनेस कर सकते हो। एंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट ने
अपने इंडियन एक्सपोर्टर को बोला है, उनको सपोर्ट किया, इंडियन जो एक्सपोर्टर्स थे उनको सपोर्ट किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सके। जितना माल एक्सपोर्ट होगा उतना पैसा देश में आएगा, डॉलर में पैसा आएगा। समझ में आ रहा है आपको? पता है जितना अपन लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि अपना देश का माल फॉरेन में बिकता, ठीक है, तो फॉरेन वाले उसको डॉलर में खरीदते, तो इंडिया में डॉलर आता, और जितना अपन इंपोर्ट करते हैं अपन डॉलर देना पड़ता। इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो वो देश डेवलप करता है। मगर अपने यहाँ क्या है, रियल अर्थ मेटल जो है या पेट्रोल डीजल के जो हैं वो अपने को सब इंपोर्ट ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपना इंपोर्ट बिल हमेशा ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट बिल कम होता है। और इंडिया में अभी आपने देखा होगा रुपीस बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। आई थिंक 96 या 7 के आसपास एक डॉलर की कीमत चल रही है, जो पिछले साल 84 के आसपास था। इतना बढ़ क्यों गया? इतने बढ़ने के पीछे है कि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, तो अमेरिका से इंडिया का व्यापार कम हो गया। कम हो गया तो अपना एक्सपोर्ट कम हो गया, और ऊपर से युद्ध हो गया। युद्ध होने से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए, तो वो महंगे और अपने को वो इंपोर्ट करना पड़ता, तो अपनी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। इस वजह से डॉलर इतना ऊपर और अपने रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है। समझ में आया? ये रीज़न है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, वो तो सब अब जो हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। एंकरेज टू एक्सपोर्ट, सरकार ने वही बता दिया मैंने आपको। इजी फॉरेन एक्सचेंज रूल, जो भी करेंसी को एक्सचेंज करने का रूल थे, डॉलर को रुपीज़ में या रुपीज़ को डॉलर में, वो बड़ा आसान तरीके से होने लगे। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडियन बिजनेस को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया कि आप पूरे दुनिया में जाके बिजनेस कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड मेड इंडियन कंपनी मोर कॉम्पिटिटिव, तो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ टफ कंपटीशन में खड़ी हो गई। अब आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब ही होता है फाइनेंस। क्या होता है? फाइनेंस। तो देश की फिस्कल पॉलिसी क्या थी? फिस्कल पॉलिसी मीन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरोविंग। मतलब देश का जो फिस्कल पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में छूट दी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया, और बोरोविंग जो लोग पैसा उधार लेते हैं। मतलब जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको सिंपल। आपके देश में जैसे आप लोग टैक्स क्या देते हो, टैक्स कितना वसूल करती है सरकार? सरकार की इनकम कहाँ से होती है? टैक्स से, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक कितना पैसा खर्च कर रही है यार, कितना खर्च करना चाहिए कितना नहीं, वो सब। और बोरोविंग, कितना लोग पैसा उधार ले रहे हैं, है ना, कितना पैसा, इस सबको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। मेन देखो, तो मेन एम क्या है फिस्कल पॉलिसी का? प्रॉपर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट इनकम। सरकार की जो इनकम है उसको उसको प्रॉपर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट इनकम, है ना, मतलब सरकार की जो इनकम है उसका प्रॉपर यूज़ हो सके, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट कलेक्ट मनी, मतलब सरकार की जो इनकम है, सरकार की इनकम कहाँ से होती है? टैक्सेशन से होती है, बोरोइंग से होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से होती है, या सबसे होती है। तो लोग पैसा खर्च करेंगे, टैक्स देंगे, साथ में लोग उधार पैसा लेंगे तो सरकार को पैसा वापस करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट कलेक्ट मनी थ्रू टैक्स एंड यूज़ द डेवलपमेंट। सरकार जो भी टैक्स से पैसा वसूल करती है वो देश के डेवलपमेंट में लगाएगी। कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करेगी। द चेंजिंग टैक्स, सरकार ने टैक्स को चेंज किया, गवर्नमेंट के खर्चों पे चेंज किया, जिससे प्राइस क्या हुई? कम हुई। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो महंगाई कम होने के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, गवर्नमेंट ने सारा जो पैसा आ रहा है वो रोड पर, स्कूल पर, हॉस्पिटल पर, देश की तरक्की में खर्च करने के लिए यूज़ किया। रिड्यूस इनइक्वलिटी, मतलब कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, वो इक्वलिटी को दूर करने के लिए अमीरों पर हाई टैक्स लगाए, और गरीबों को उसको वो जो हाई टैक्स लगाया वो हाई टैक्स का पैसा गरीबों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया, जिससे देश के अंदर इनइक्वलिटी कम हुई। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और पब्लिक प्रोजेक्ट ज़्यादा स्टार्ट हुए, जिससे लोगों को सरकार ने नई नई स्कीम लाई, पब्लिक प्रोजेक्ट लाए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट मतलब अपने पैसे को किस तरह से यूज़ कर रही है, मैनेज कर रही है, उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। या तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार की जो इनकम होती है उस इनकम को सरकार ने किस तरह से यूज़ करना, किस तरीके से उसको बेटर तरीके से यूज़ करना, दैट इज़ द फिस्कल पॉलिसी। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई मतलब अपने देश की सेंट्रल बैंक, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करती है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश के अंदर
कि किस तरह से पैसा आना चाहिए, जाना चाहिए, देश के अंदर पैसे का जो फ्लो हो रहा है उस पर नज़र रखती है। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो लोग पैसा ले रहे हैं, बैंक से उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, मतलब सॉरी टैक्स बोला, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो चीज़ दिखाई जाती है। उससे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। वो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश का सेंट्रल बैंक है। वो देश के अंदर कि लोग जो लोन ले रहे हैं, कंपनियां जो लोन ले रही उसके ऊपर क्या रेट से, अगर आप घर खरीद रहे हो तो घर खरीदने की ईएमआई बढ़ जाती है जब ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेट बढ़ जाता है, और अगर रेट गिर जाता है तो घर खरीदना सस्ता होता है। तो सरकार क्या करती है पता है? कि हमेशा इस बात पे ध्यान रखती है कि आप कम रेट में माल खरीदें, मतलब कम रेट। सरकार क्या करती है, जैसे लगता है कि भाई देश के अंदर अभी पैसे की कमी आ रही है या महंगाई बढ़ते जा रही है, तो सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट को हाई कर देती है। हाई करने से क्या होता है, सरकार जो बेमतलब के खर्चे लोग करते हैं, जैसे मतलब बेमतलब नहीं बोल सकते, जो इन्वेस्टमेंट करते, घर खरीदने में पैसा लगाते, ईएमआई में गाड़ी कार खरीदते, गाड़ी खरीदते, वो सरकार क्या करती है, फिर लोगों को कम करना चालू कर देंगे, है ना, रेट बढ़े। और रेट कम होते हैं, मतलब रेट कम हो रहा है, इसका मतलब लोग इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो सरकार बैलेंस इकोनॉमी बनाए रखने के लिए, आरबीआई कैश फ्लो को बराबर बनाए रखने के लिए हर तत्वे का ध्यान में रख के रेपो रेट डिसाइड करती है, और फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर ही रेपो रेट डिसाइड करती है। वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक के द्वारा जो पैसे की सप्लाई को और इंटरेस्ट ऑफ रेट को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मेन एम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब आरबीआई का मेन मकसद होता है प्राइस को ज़्यादा बढ़ने ना दे, महंगाई को कंट्रोल करना है। इसका मतलब सरकार को क्या करना है, अगर महंगाई आप कम करना चाहते हो तो सरकार उस समय क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, ताकि लोग क्या करते हैं, फिर वो घरों में ईएमआई खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसा आम जिंदगी के जो नॉर्मल खाने पीने चीज़ें होती है उसमें यूज़ होता है ना। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब चीज़ों की प्राइस बराबर बनी रहे, ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा महंगी ना हो, उसे कम कंट्रोल करने के लिए। एंश्योर इनफ क्रेडिट, देश के अंदर पैसे की कमी ना हो, बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता रहे, बैंकों में पैसे की कमी ना हो, उस बात का ध्यान रखने के लिए। आज मतलब अगर रेपो रेट बहुत कम हो गया तो लोग लोन लेते लेंगे, बहुत सारा लोन ले लेंगे, सब लोग लोन ले लेंगे, तो बैंकों का पैसा कम हो जाएगा, है ना। तो सरकार इन सब चीज़ों को देख के ही रेपो रेट डिसाइड करती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में वो सब किया जाता है। प्रोमोट ग्रोथ, लोअर इंटरेस्ट रेट कैन एंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो उससे कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन बढ़ता भी है, ये भी एक फ़ायदा है। अगर महंगाई काबू में है तो सरकार रेट क्या करती है, कम कर देती है, ताकि बिजनेस वगैरह उससे इंक्रेज हो और तरक्की कर सके। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो कोशिश करती है, इट हेल्प कीप द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सेफ, और इनका काम होता है कि बैंकों को और फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ रखे, पैसा इधर उधर ना जाए। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या टूल्स है उसके? बैंक रेट, मतलब बैंक का जो ब्याज दर होता है वो, रेपो रेट जो सरकार डिसाइड करती है, समझाया मैंने आपको, कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या होता है, स्टडी लिक्विड रेशियो क्या होता है, और है ना, में ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करता है, जो देश के अंदर मनी और क्रेडिट को इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बना के रखती है। अब इन सबको मैं समझाता हूँ क्या क्या होता है। बैंक रेट, बैंक अपने ब्याज दर डिसाइड करती है। रेपो रेट, आप किस हिसाब से ईएमआई बनती है आपकी, या होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, तो वो उसकी वो ना उसका जो रेट होता है वो क्या होगा लोन लेने का। कैश रिजर्व रेशो, मतलब आपके देश में कितना पैसा कैश में रहेगा और कितना पैसा असेट में रहेगा, बॉन्ड में रहेगा, उसका रेशो डिसाइड करती है आरबीआई। साथ में स्टेटरी लिक्विड रेशो SLR, स्टेटरी लिक्विड रेशो मतलब देश के अंदर कैश फ्लो बराबर बना होना चाहिए, कभी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, और खुले मार्केट में किस तरह से बिजनेस हो रहा है ना, बिजनेस फ्लोली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओपन मार्केट में पैसे की कंडीशन क्या है, इन सब बातों को वो ध्यान रखती है, ठीक। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म क्या होता है? अब कैपिटल मार्केट मतलब जैसे शेयर मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, ये सब चीज़ें ना उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो सरकार ने उसमें मेन रिफॉर्म किया, सरकार ने सेबी बनाई। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, ये बॉन्ड सब मार्केट को कंट्रोल करती है ना, जो NSE और BSE को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं सेबी, है ना। उसको पावर दिए कि वो पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करे, उसको काम देखे।
प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, सेबी उसके ऊपर नज़र रखती है कि भाई उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फिर सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की, जिससे इलेक्ट्रॉनिक से आजकल मोबाइल से भी आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। डीमैट अकाउंट सिस्टम स्टार्ट किया ताकि लोगों को पहले बिना पेपरलेस के, मतलब कोई पेपर नहीं, ऑनलाइन आप गूगल, ये जैसे ग्रो होता है या फ़ोनपे होता है या SBI सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, ये इसके ओपन अकाउंट होते हैं। यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करो। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जब शेयर मार्केट में को पैसा लगाना है या शेयर मार्केट में आप काम करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट खुलना पड़ता है, जो कि उन्होंने ईजी कर दिया आजकल, और सब ऑनलाइन हो गया है। बेटर डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी, कंपनी को, है ना, कंपनी मस्ट प्रोवाइड ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, और उसी कैपिटल मार्केट के अंदर उसी ऐप के थ्रू कंपनी की पूरी जानकारी नेट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मार्केट को, इन्वेस्टमेंट मार्केट को ज़्यादा डेवलपमेंट मिला। मतलब लोग म्यूचुअल फंड में हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं, जिससे सरकार के पास बहुत बड़ा पैसा जमा हो जाता है। फ्री प्राइस ऑफ शेयर, और कंपनी को फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से अपने शेयर्स के प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कैपिटल मार्केट के लिए। और कैपिटल मार्केट रिजल्ट क्या हुआ, इससे शेयर मार्केट वगैरह मार्केट के अंदर बड़ा सेफर मार्केट बन गया और ट्रांसपेरेंसी रही और बहुत अच्छी तरीके से वो काम करने लगा। ठीक है, तो ये सारे नोट्स मैं आपको एक बार फिर से ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ। इसका वो लेते रहिए स्क्रीनशॉट, और इसके आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हैं। और कुछ पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो गया आज, मुझे ऐसा लगा थोड़ा फास्ट हो गया आज, पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए फास्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सबके स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर ले होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, और मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने नहीं क्या अपने यूट्यूब चैनल पर क्या किया है, अलग अलग मतलब 12 का, 11 का बिज़नेस, मतलब सबका आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, उस पर अकाउंट का अलग मिल जाएगा, 11 12 का अकाउंट बिज़नेस, 12 का अकाउंट बिज़नेस, 10th 9th, है ना, और एक स्पेशल वीडियो का सेशन बनाया है। और जो भी अलग अलग वीडियो डालते हो सबके मैंने अलग अलग वो बना के रखे, प्लेलिस्ट बना के रखी है, एक सीरीज़ तैयार करके रखी है। तो वो सीरीज़ में जाके आप अपने वीडियोस आसानी से देख सकते हो, जो भी आपको देखना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए इसे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो इस पर कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।